Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is the class of science of class 10th and we are continuing with the running chapter number 6, life processes. In this chapter we already studied about the life processes like a nutritional process, absorption, digestion, excretion, etc. And with them, we also studied about nutrition types, autotrophic nutrition. In the same, we also studied about photosynthesis process and its step. And activity number 6.1, by which we studied that the chlorophyll is necessary for photosynthesis process. इतना कुछ पढ़ चुके हैं हम, जिसमें लास्ट टॉपिक था हमारा कि क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए ज़रूरी होता है। ये जाना था एक्टिविटी नंबर 6.1 से। एंड विद दैट वी आल्सो स्टडीड अबाउट द स्टोमेटल पोर्स, मीन्स द स्टोमेटा एंड द गार्ड सेल्स बाय विच द स्टोमेटल पोर्स ओपन्स एंड क्लोज्ड। गार्ड सेल्स के जरिए स्टोमेटल पोर्स का खुलना किस तरीके से होता है, उनका बंद होना किस तरीके से पाया जाता है, ये सब चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ चुके हैं। नाउ वी विल कंटिन्यू विद एक्टिविटी नंबर 6.2 बाय विच वी विल स्टडी दैट द सनलाइट इज आल्सो नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। इस एक्टिविटी के द्वारा भी हम ये जानेंगे कि सनलाइट जो है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए अपने आप में ज़रूरी होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी फोटोसिंथेसिस के लिए अपना पूरा रोल प्ले करती है। इन दिस एक्टिविटी नंबर 6.2 वी हैव टू टेक द 2 हेल्दी प्लांट्स, पॉटेड प्लांट्स मीन्स गमले में उगाए गए 2 पौधों को हम लोग लेना है जिसका साइज अपने आप में सेम हो, और एक अंधेरे कमरे में दोनों पौधों को रख दें। 2 पौधे हैं हमारे पास, एक पौधा ये हो गया, दूसरा पौधा ये हो गया है, ए और बी। दोनों को हमने डार्क रूम के अंदर रख रखा है। नाउ प्लेस ईच प्लांट ऑन अ सेपरेट ग्लास प्लेट। Place a watch glass containing potassium hydroxide by the side of the one plant. एक के साइड में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एक प्लेट के अंदर यहाँ पर हमको उसको रख देना है। 2 हमने लिए रखे, एक पौधे के बगल में हमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखना है, दूसरे को ऐसे ही छोड़ देना है। इसका करने के बाद दोनों प्लांट को बेल जार से कवर कर दें। We have to cover both the plants with the bell jar, and end of the bell jar fixed with the Vaseline। और ये जो किनारे हुए इसके, इनको वैसलीन से बिल्कुल एकदम फिक्स कर दें, जिससे कि एयर टाइट कंटेनर बने रहें, जिसके अंदर एयर एंटर अपने आप में ना कर सके। जो उसके अंदर हो वो ही है, उसके बाद उसके अंदर किसी तरीके से एंटर ना कर सके। Now keep the plants in sunlight for about 2 hours। ऐसा करने के बाद इन दोनों प्लांट्स को कम से कम 2 घंटे तक सनलाइट के कांटेक्ट में लेकर आना है। सनलाइट के कांटेक्ट में लेके आने का क्या मतलब होगा, सनलाइट के अंदर सूरज की रोशनी के प्रेजेंस में इन दोनों प्लांट्स को वहाँ पर रख दें। रखने के बाद उसमें दोनों पौधों में से एक लीफ तोड़ लें और उसके अंदर स्टार्च का टेस्ट करें। हाउ मच स्टार्च इज प्रेजेंट इन बोथ द लीव्स प्लक्ड फ्रॉम बोथ द प्लांट्स। दोनों प्लांट्स के में से जो एक पत्ती हमने निकाली थी, उन दोनों के अंदर स्टार्च का टेस्ट करें कि कितनी क्वांटिटी में स्टार्च पहले वाले पौधे की पत्ती के अंदर मौजूद है और दूसरे वाले पत्ती के अंदर मौजूद है। ऑब्जर्व करें कि दोनों के अंदर स्टार्च की जो क्वांटिटी है क्या वो सेम है। starch present in A and starch present in B
is not same. After doing all the things, the presence of starch in B is greater than the presence of starch in A. जो स्टार्च पौधे B के अंदर मौजूद है वो अपने आप में ज़्यादा होगा पौधे A के कंपैरिजन में. इट इज बिकॉज ऑफ द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लेस्ड in contact with the plant A absorb all the carbon dioxide present in that glass jar. कार्बन डाइऑक्साइड जो कि इस ग्लास जार के अंदर मौजूद थी, उस ग्लास जार के अंदर मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पूरी तरीके से एब्सॉर्ब कर लेता है. और जब वो कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पर रहेगी नहीं, इफ देयर इज नो कार्बन डाइऑक्साइड दैट मींस नो फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस, यानी कि फोटोसिंथेसिस भी अपने आप में वहाँ पर नहीं होगा. और वहीं पर यहाँ पर स्टार्च की क्वांटिटी की मौजूद करेंगे, यहाँ पर स्टार्च अपने आप में मौजूद रहेगा, क्योंकि जब तक कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पर मौजूद रहेगी सनलाइट के प्रेजेंस में जब इसको रखा गया, तो यहाँ तो कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी मौजूद रही, लेकिन यहाँ पर जो थी उसको और या जो उसको मिली उसको KOH ने एब्सॉर्ब कर लिया. यहाँ पर तो बचा नहीं, लेकिन यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड लगातार मौजूद रही, तो इसके अंदर तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता रहेगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, यहाँ पर होगा नहीं. और जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस यहाँ होगा नहीं, तो इसके अंदर किसी भी तरीके का कोई फूड प्रोडक्शन नहीं होगा. फूड प्रोडक्शन नहीं होगा तो उस फूड को स्टार्च की फॉर्म में कन्वर्ट करा के अपने अंदर स्टोर करके नहीं रख पाएंगे. और वहीं पर यहाँ पर स्टार्च मौजूद होगा, क्योंकि यहाँ पर फोटोसिंथेसिस से वो अपना खाना बनाएंगे भी, तो उस खाने को अपने अंदर स्टोर करके स्टार्च की फॉर्म में रखेंगे भी. तो यहाँ पर स्टार्च की क्वांटिटी ज़्यादा पाई जाएगी और यहाँ पर स्टार्च अपने आप में लगभग धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगा. बेस्ड ऑन द टू एक्टिविटीज मीन्स एक्टिविटी नंबर 6.1 एंड एक्टिविटी नंबर 6.2, हम लोग ये कह सकते हैं और एक्सपेरिमेंट्स भी और भी ड्रॉ करा सकते हैं, जिससे ये पता लगाया जा सके कि जो सनलाइट है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए अपने आप में ज़रूरी होती है. पहले से हमने क्लोरोफिल के बारे में जान लिया, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेजेंस जान लिया है, और साथ ही साथ ये भी कह सकते हैं कि सनलाइट जो है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए अपने आप में जरूरी रहता है. सो फार वी टॉक्ड अबाउट द ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. अब तक अगर हम बात करें तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात हम लोग कर रहे हैं और ऑटोट्रॉप्स की बात कर रहे हैं. ऑटोट्रॉप्स आर दोज व्हिच प्रिपेयर देयर ओन फूड. ऑटोट्रॉप्स वो हैं जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं. ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन प्रोसेस है जिसके अंदर और इन विच द ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन इट्स फूड एंड इन देयर ओन एंड प्रिपेयर देयर फूड. ऐसे कह सकते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने खाने के लिए अपने ऊपर डिपेंड है, यानी खुद ही बनाता है, और जो अपने खाने को स्वयं बनाते हैं उनको ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है. और जिस प्रोसेस के अंतर्गत ये आते हैं उसको ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहा जाता है. और जिस प्रोसेस से वो बनाते हैं वो प्रोसेस है अपने आप में फोटोसिंथेसिस कहा जाता है, इन विच वाटर इज़ यूज्ड. पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कराया जाता है, और बाकी के जो मटेरियल जैसे कि आपका हुआ नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम एटसेट्रा that are taken with the help of the water. पानी के ज़रिए ही वो चीज़ें उसके अंदर मिलती रहती हैं, क्योंकि जितनी भी चीज़ें हैं ये सब वहाँ पर मिट्टी के अंदर सप्लाई कराई जाती हैं, और वाटर के अंदर ये सब से डिज़ोल्व होने के बाद जब सक्शन प्रोसेस से जड़ें उस पानी को अपने अंदर खींचती हैं, तो उसको खींचने के ज़रिए वो न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर एंटर कर जाते हैं, और वो न्यूट्रिएंट्स उसकी ग्रोथ में पूरी तरीके से हेल्प करते हैं. तो नाइट्रोजन अपने आप में एक बहुत एसेंशियल सब्सटेंस है पौधों के लिए, जिस नाइट्रोजन का इस्तेमाल करके पौधे प्रोटीन और बाकी के दूसरे तरीके के कंपाउंड्स अपने अंदर बनाते हैं. इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाते हैं, नाइट्राइट्स बनाते हैं, नाइट्रेट्स बनाते हैं, और ऑर्गेनिक ये तो इनऑर्गेनिक के तौर पर हो गया. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के तौर पर बात करते हैं तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का इस्तेमाल तो विद द हेल्प ऑफ द बैक्टीरियाज वो वहाँ पर कर लेते हैं. नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोसेस इज हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. टिल नाउ वी आर स्टडीइंग
about the autotrophic nutrition. Now the next topic is the heterotrophic nutrition. Heterotrophic nutrition. Number 2. Heterotrophic nutrition is that kind of nutrition in which an organism is depend for their food on the other animals or the other organism. हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन उस तरीके का न्यूट्रिशन है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपने खाने के लिए कहीं ना कहीं दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करता है. ईच ऑर्गेनिज्म इज अडेप्टेड टू इट्स एनवायरनमेंट. अपने एनवायरनमेंट के अनुसार अपने आप को ढालता है और न्यूट्रिशन का जो फॉर्म है वो डिफर होता है अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर. वो खाने की जो अवेलेबिलिटी है वो भी अपने अंदर अलग अलग पाई जाती है. तरीका भी खाने को लेने का हर एक ऑर्गेनिज्म का अलग अलग होता है. एग्जाम्पल के तौर पर बात करें, वेदर द फूड सोर्सेज इज स्टेशनरी. कुछ फूड सोर्सेज ऐसे होते हैं जो कि स्टेशनरी हैं, यानी कि जैसे कि ग्रास यानी कि घास जो है वो स्टेशनरी है. वेयर सच इज मोबाइल. कुछ ऐसे होते हैं चलने फिरने वाले होते हैं जैसे कि डियर. would allow for difference in how the food is accessed and what is the nutritive apparatus used by cow and the lion. ये जितनी भी चीज़ें हम बात कर रहे हैं ये सब जो एक तरीके से खाने को लेने का तरीका है वो सब अलग अलग करती हैं. काव यानी कि गाय का खाने का तरीका अपने आप में अलग है. वहीं पर लायन जिस तरीके से अपना खाना लेता है वो उसका तरीका अपने आप में अलग होता है. गाय और शेर अपने खाने को अलग अलग तरीके से प्राप्त करते हैं. दोनों का जो प्राप्त करने का तरीका है वो अपने आप में सेम नहीं होता. Some organisms break down the food material outside the body and then absorb it. कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपने खाने को बाहर ही तोड़ लेते हैं, बाहरी सिंपल पार्टिकल्स की फॉर्म में ब्रेक कर लेते हैं, उसके बाद एब्जॉर्ब करते हैं. एग्जाम्पल्स जैसे कि फंजाई है, ईस्ट है, मशरूम्स हैं. और वहीं पर कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो पूरे के पूरे मटेरियल को अपने अंदर ले आते हैं और फिर उसको ब्रेक करते हैं. कुछ बाहर ब्रेक करा लेते हैं और उसके बाद डाइजेस्ट करने का काम चलता है. और कुछ ऐसे होते हैं जो सीधे अपने अंदर ले आते हैं और फिर उसके ऊपर कई सारे प्रोसेस लगाकर उसको सिंपल मॉलिक्यूल की फॉर्म में तोड़ते हैं, फिर उसका इस्तेमाल करते हैं, फिर उसके अंदर जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं वो उसको एब्जॉर्ब करते हैं. ये डिपेंड करता है कि उसकी बॉडी फंक्शनिंग कैसी है, बॉडी डिज़ाइन कैसा है, बॉडी शेप कैसी है. किसी भी ऑर्गेनिज्म का न्यूट्रिशनल प्रोसेस जो है और तरीका जो है उसको लेने का खाने को वो अपने आप में उसकी बॉडी डिज़ाइन और फंक्शनिंग पर डिपेंड करता है. वो उसी तरीके का खाना लेता है जिस तरीके की बॉडी फंक्शन होती है, बॉडी डिज़ाइन होता है. सम अदर ऑर्गेनिज्म डेराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम प्लांट्स. कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो प्लांट्स से अपने न्यूट्रिशन लेते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो एनिमल्स से लेते हैं विदाउट किलिंग देम. वो उनको मारते नहीं हैं फिर भी उनसे लगातार वो अपने न्यूट्रिशंस लेते रहते हैं. और कुछ ऐसे होते हैं जो उनको हार्म पहुंचाने के बाद अपना न्यूट्रिशन प्रोसेस करते हैं. पैरासाइटिक न्यूट्रिशन की बात इज अ वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म लाइक कैस्केडा, टिक्स, लाइस, लीचेस एंड टेपवॉर्म्स. ये कुछ भी जो एग्जांपल दे रखे थे, लीचीज हैं, टेपवॉर्म्स हैं, लीस है, कैस्केडा है जिसको अमरवेल के नाम से जानते हैं. ये सब पैरासाइटिक न्यूट्रिशंस में आते हैं. ये किसी भी तरीके से ऑर्गेनिज्म को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन एक ऑर्गेनिज्म ये खुद ही जो है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपने खाने को लगातार लेते रहते हैं, अपना न्यूट्रिशन प्रोसेस लगातार चलाते रहते हैं, किसी तरीके से उसको नुकसान नहीं पहुंचाते हैं. तो ये है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. अब बात करते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म अपने खाने को लेता किस तरीके से, हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन. अपने पोषक तत्वों को किस तरीके से प्राप्त करते हैं. If we are talking about the way by taking their nutrition that are different. न्यूट्रिशन को लेने के जो तरीके हैं वो अपने आप में अलग अलग होते हैं. डाइजेस्टिव सिस्टम भी जो है अलग अलग ऑर्गेनिज्म का वो अलग अलग पाया जाता है. इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म द फूड may be taken
इन बाय द एंटायर सरफेस। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में खाने को अंदर लेना जो पूरे के पूरे सरफेस में कहीं से भी किया जा सकता है, बट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इंक्रीजेज, डिफरेंट पार्ट्स बिकम स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। लेकिन अगर बात करते हैं कॉम्प्लेक्स और जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है उसी तरीके से एक ऑर्गेनिज्म के अंदर उस खाने को लेने के जो भी तरीके हैं वो अपने आप में प्रोसेस भी अपने आप में बढ़ते चले जाते हैं। हर एक काम को करने का एक अलग ऑर्गन होता है और वही उस पर्टिकुलर काम को करता है। सिंपलर ऑर्गेनिज्म जैसे अमीबा की बात करते हैं, अपना खाना वो कहीं से भी ले लेता है। इस जैसे उसके पूरे के पूरे बॉडी सरफेस के कहीं पर भी वो कांटेक्ट में आएगा फूड, वो उसको अपने अंदर खींच लेता है। लेकिन बात करते हैं कॉम्प्लेक्स और ऑर्गेनिज्म की, जैसे कि हम हैं, हमारे अंदर जो खाना लेने के जो तरीके हैं वो अपने आप में अलग अलग होते हैं और हर एक को पर जो भी खाने के अंदर एक्शन होते हैं वो एक अलग अलग ऑर्गन के द्वारा किए जाते हैं। डाइजेशन अलग होता है, इंजेक्शन अलग तरीके से होता है, एक्सक्रीशन जो है वो अलग तरीके से होता है। लेकिन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के अंदर एक सिंगल ऑर्गन ही मौजूद होता है, वहीं से उस खाने को लेता है। डाइजेशन भी उसी तरीके वहीं से होता है और एक्सक्रीशन भी वहीं से होता है। इसलिए जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है उस प्रोसेस भी अपने आप में लगातार जो है वो बदलते चले जाते हैं। आगे की बात करेंगे हम न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स के अंदर न्यूट्रिशन किस तरीके से होता है, खाने को लेने का, डाइजेशन करने का तरीका जो क्या है, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम हम इसके बारे में जानेंगे और डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हम जानेंगे अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय।